हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। और आज की हमारी क्लास है मध्य प्रदेश में अधोसंरचना का विकास। इससे पहले हमने एमएसएमई कंप्लीट कर लिया है और एमएसएमई के पहले हमने मध्य प्रदेश में उद्योग, इससे पहले मध्य प्रदेश में कृषि, और इसी प्रकार से हमारा क्रम जो है चलता आ रहा है। दोस्तों, यूनिट 6 के सारे जो बिंदु हैं, टॉपिक्स जो हैं हमारे सिलेबस के, वो हम वन बाय वन कंप्लीट कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज की हमारी क्लास है अधोसंरचना का विकास। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप देखोगे यूनिट 6 में, तो संपूर्ण यूनिट 6 में आपको अधोसंरचना का जो विकास वाला जो है टॉपिक, ये सबसे बड़ा और लेंदी मिलेगा और यहाँ से प्रश्न बनने की भी पूरी पूरी संभावना है। हम किस प्रकार से इसको पढ़ेंगे, ये सारी रूपरेखा मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। देखो दोस्तों, यदि हम मध्य प्रदेश में अधोसंरचना की बात करेंगे तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा पढ़ेंगे, परिवहन पढ़ेंगे, संचार पढ़ेंगे व अन्य अन्य में बहुत सारे इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यहाँ पर ऐड किए हैं। और यदि हम ये चारों बिंदुओं को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा मध्य प्रदेश में अधोसंरचना का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा ऊर्जा का, फिर दूसरी क्लास हमारी रहेगी परिवहन की, तीसरा हम संचार और ये अन्य वाला जो बिंदु है, इन दोनों को साथ में कंप्लीट करेंगे। और इस प्रकार 3 क्लास में हमारी पूरी मध्य प्रदेश की अधोसंरचना कंप्लीट करेंगे। 3 क्लास इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दोस्तों बेहतर तरीके से हम इसके सारे आयाम कवर करेंगे। यदि हम ऊर्जा पढ़ेंगे तो ऊर्जा भी बेहतर तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, है ना। तो किसी प्रकार से कुछ छूटे नहीं, इसी बात को ध्यान में रखकर जो है हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और अच्छे से पूरी क्लास कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर सबसे पहले ऊर्जा का बिंदु हम आज देखेंगे। ऊर्जा का बिंदु हम देखें उससे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है, जिसका नाम है मध्य प्रदेश में अधोसंरचना का विकास। अब दोस्तों, अधोसंरचना क्या होती है थोड़ा सा इस पर समझते हैं, फिर हमारी जो है आज की क्लास प्रारंभ करेंगे। देखो, अधोसंरचना होती क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। देखो दोस्तों, किसी भी क्षेत्र या विशेष देश में यदि वहां आर्थिक विकास करना संभव है तो आपको अधोसंरचना का विकास करना पड़ेगा। अब अधोसंरचना का विकास करना मतलब अधोसंरचना में क्या क्या आएंगे? तो अधोसंरचना में आ जाएगी सड़क, आ जाएगा जल संसाधन, आ जाएगा परिवहन, आ जाएगा संचार, आ जाएगा। और आप जानते हो दोस्तों, बिना संचार के विकास किए या बिना जो है आप परिवहन का विकास किए, आपके देश का या किसी भी क्षेत्र विशेष का विकास नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर किसी भी राष्ट्र या किसी भी राज्य या किसी भी विशेष क्षेत्र का यदि विकास करना है तो वहाँ की अधोसंरचना का विकास करना होगा। अधोसंरचना क्या होती है? ये ऐसे आधारभूत संरचना है जिनकी आवश्यकता पड़ती है हमारे किसी भी क्षेत्र के विकास में। जैसे पुल हुआ, जैसे हमारे संचार के माध्यम हुए, परिवहन हुआ, ये सब हमारा किसका हिस्सा है दोस्तों? अधोसंरचना का, इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, तो ये आप बेसिक सी बात है जो अधोसंरचना को लेकर आपको पढ़नी थी, जो आपको समझनी थी। आगे हम अधोसंरचना में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है हमारा ऊर्जा का, इसे आज प्रारंभ करेंगे। आज के हमारे इस पूरी क्लास में हम ऊर्जा को बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे, तो ये हमारी फर्स्ट क्लास हो जाएगी। और परिवहन भी हम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। इसमें हम सड़क, रेल व वायु, जितने परिवहन है, कितनी लंबाई है, किसके अनुसार कौन सा रास्ता जो है हमारे यहाँ से निकलता है, कौन सा हाईवे, कौन सा स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, सारे जो है हम यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। और प्रश्न हमेशा बनता है, इसीलिए इसकी हम एक क्लास लेंगे। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, इसकी भी हम एक अलग से क्लास लेंगे परिवहन की। और इसके बाद जो हमारा बिंदु बचता है संचार एवं अन्य संसाधन जो है, इन दोनों को एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। और इस प्रकार हम टोटल 3 क्लास में पूरी मध्य प्रदेश की अधोसंरचना को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो कहानी शुरू करते हैं ऊर्जा से। अब ऊर्जा में हमें 2 बिंदु दिखते हैं दोस्तों, एक नवीकरणीय ऊर्जा और एक अनवीकरणीय ऊर्जा। ये बात आप सब जानते हो। ऊर्जा 2 प्रकार से हम पढ़ेंगे ऊर्जा को, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा जिसे हम फिर से क्या है, नया रूप दे सकते हैं, फिर से उसको बना सकते हैं, जो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होती है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ये सारे बिंदु आप जानते हो। और अनवीकरणीय ऊर्जा जिसके संसाधन या जिसके भंडार जो है वो क्या है दोस्तों, सीमित है, एक समय के बाद वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और उसको फिर से नया नहीं बनाया जा सकता। और इसके साथ साथ वो प्रकृति पर भी एक नकारात्मक प्रभाव डालती है अनवीकरणीय ऊर्जा। तो ये सारे बिंदु जब हम नवीकरणीय ऊर्जा को देखेंगे और अनवीकरणीय ऊर्जा को देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हम पहले इसका वर्तमान परिदृश्य देखते हैं टोटल ऊर्जा का, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा भी है और अनवीकरणीय ऊर्जा भी है। वर्तमान परिदृश्य इसलिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखो, प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, तो देखो बायोमास ऊर्जा में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है ना, सौर ऊर्जा में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है।
पवन ऊर्जा में कौन सा स्थान है, ये कुछ करंट के जो बिंदु है ये आपको अच्छे से अपडेट करने पड़ेंगे। और जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में दिए हुए हैं ऊर्जा को ध्यान में रखकर बिंदु, वो हम यहाँ पर एक बार अच्छे से देख लेते हैं, फिर इनकी मूलभूत बात जो है उनको अच्छे से करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले वर्तमान परिदृश्य की मैं बात करूंगा तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु जो है उनको एक बार अच्छे से यहाँ पर देख लेते हैं। ये टोटली फैक्ट है दोस्तों, बस आपको एक बार आपकी नजरों के सामने से निकाल दूंगा ताकि आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाए आपकी। ठीक है, चलो विगत 12 वर्षों में ग्रीन ऊर्जा उत्पादन में 32 गुना की वृद्धि हुई है। कितने? 32 गुना की। कहां पर? ग्रीन ऊर्जा के उत्पादन में। और यदि विगत 5 वर्षों में देखा जाए नवीकरणीय क्षमता की, तो इसमें कितने गुना वृद्धि हुई दोस्तों? 10 गुना वृद्धि हुई है। ये कुछ डेटा है जो आपको एक बार देखना है, समझना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, पूरा फैक्चुअल है, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखो वर्ष 2023-24 में ऊर्जा क्षेत्र में 18,302 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। 2023-24 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए कितने रुपए का जो है यह प्रावधान प्रस्तावित है? 18,302 करोड़ का। यदि मैं बात करूं समेकित ऊर्जा की, समेकित ऊर्जा मतलब क्या दोस्तों? एकीकृत ऊर्जा, जिसमें हम अनवीकरणीय ऊर्जा भी और नवीकरणीय ऊर्जा भी दोनों को क्या है जोड़कर यदि हम देखते हैं तो हमारे पास क्षमता कितनी है? 28,774 मेगावाट, जिसमें 5638 मेगावाट विद्युत उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से होता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कितना हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर 5638 मेगावाट। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पिछले एक दशक में मध्य प्रदेश की कुल ऊर्जा स्थापित क्षमता में 48.44% की वृद्धि हुई है, जो 4.6% की वार्षिक औसत वृद्धि दर पर है। ठीक है, ये बात आप देख लीजिएगा, इतना ज्यादा इसमें भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये बिंदु। चलो आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश के पिछले एक दशक में प्रति व्यक्ति विद्युत की उपलब्धता 1728 किलोवाट घंटे से बढ़कर 2267 प्रति किलोवाट घंटे कर दी गई है। ये विद्युत की उपलब्धता है। ठीक है, खपत और उपलब्धता में अंतर है। उपलब्धता कितनी है दोस्तों? यहाँ पर 2267 प्रति किलोवाट घंटा। ठीक है, और यह 31.17% की वृद्धि को क्या कर रहा है दोस्तों? दर्शाता है। ठीक है, वही प्रति व्यक्ति विद्युत खपत की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 873 किलोवाट थी, जिसे बढ़कर अब कितनी हो गई दोस्तों? 1332 किलोवाट। मतलब इसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 52.5% की यहाँ पर वृद्धि देखी गई है। ठीक है, ये ऑफिशियल डेटा है, इसको भी आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। आगे 13 जनवरी 2024 को इतिहास में सर्वाधिक 17,170 मेगावाट की शीर्ष मांग की पूर्ति की गई। ठीक है, इतनी मांग थी, है ना, इतनी ऊर्जा की मांग थी विद्युत ऊर्जा की, जो हमने क्या करी है? पूरी करी है। जो कितनी थी दोस्तों? 17,170 मेगावाट। किस दिन की बात है ये? 13 जनवरी 2023 को। इंपोर्टेंट नहीं है, याद रखना, बस मोटा मोटा आप देख लीजिएगा। राज्य में बिजली खपत, अब देखो यहाँ से कभी प्रश्न बनने की थोड़ी थोड़ी संभावना है कि जो राज्य में बिजली की खपत सर्वाधिक कहां पर होती है या किस क्षेत्र में होती है? तो दोस्तों सिंचाई हेतु, मतलब कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक जो है बिजली खपत हो रही है, जो लगभग कितनी है? 40%। ये बात याद रखिएगा। फिर उसके बाद घरेलू श्रेणी में 26%, और अन्य प्रेशर उद्योग जो है जिनमें थोड़ी बहुत विद्युत की खपत होती है, वो कितनी होती है? 90%। 19% जो है, ये भी याद रखना। आगे राज्य की कुल स्थापित क्षमता में कोयले का योगदान सर्वाधिक है दोस्तों। कितना है? 63.3%। यह सर्वाधिक उत्पादन है। ठीक है, तो राज्य की कुल स्थापित क्षमता जो है, जितनी भी हमारे पास मेगावाट की जो क्षमताएं पैदा हो रही है, उसमें कोयले का सर्वाधिक क्या है दोस्तों? योगदान है। कितना है? 63.3%। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा की मांग में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है दोस्तों? ऊर्जा मांग में हमारा स्थान कौन सा है? ये याद रखना, 5वां, 5th क्रमांक का हमारा स्थान है। ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलो, ऊर्जा स्थापित क्षमता में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? 8वां। प्रति व्यक्ति बिजली उत्पादकता वर्तमान में कितनी दोस्तों? 1184 किलोवाट। ठीक है, मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की स्थापना वर्ष हुई थी 1945 में। तो मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1945 में। और मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में 1 दिसंबर 1950 को विद्युत मंडल का गठन किया हुआ था। देखो याद रखना, विद्युत मंडल जो है कहाँ? जबलपुर में। कब स्थापित किया गया? 1 दिसंबर 1950 को। ठीक है, याद रखना, ये डेट इंपॉर्टेंट है। कहां पर? जबलपुर।
राज्य के भोपाल जिले में 25 अगस्त 1982 को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई। याद रखना, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब की गई? 25 अगस्त 1982 को। कहां पर? भोपाल में। ये तीनों बात आप अच्छे से याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है। जबलपुर में स्थित बिजली बोर्ड का अन्य नाम क्या है दोस्तों? शक्ति भवन। ये बात आपको पता होगी। और चुटका परमाणु केंद्र मंडला कहां पर स्थित है? चुटका परमाणु केंद्र यह मंडला में स्थित है और यह निर्माणाधीन है दोस्तों। और इसकी क्षमता कितनी है? 1400 मेगावाट। लगभग बन चुका होगा, लेकिन इसकी क्षमता याद रखना 1400 मेगावाट। तो चुटका परमाणु केंद्र आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों? मंडला में मिलेगा। ठीक है, परमाणु केंद्र है ये। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। भीमपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? शिवपुरी। पहली बात तो आप ऐसे याद रखो, ये आपको नाम याद था कि ये जो परमाणु केंद्र है, चुटका परमाणु केंद्र, ये कहाँ है? मंडला में। क्योंकि काफी टाइम से हम इसको सुन रहे हैं और इसकी क्षमता 1400 मेगावाट है। आपके सामने प्रश्न ये पूछ सकता है दोस्तों कि भीमपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो भीमपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ मिलेगा? शिवपुरी में मिलेगा। और ये क्या है? निर्माणाधीन है अभी। और इसमें कितनी? 2800 मेगावाट इसकी क्या रहेगी? क्षमता रहेगी। ठीक है। और मध्य प्रदेश में वर्ष 1905 में ग्वालियर रियासत में प्रथम बार या पहली बार जो है वाष्प से बिजली का उत्पादन किया गया था, जो कितना दोस्तों? 240 किलोवाट था। ठीक है, याद रखना, पहली बार ग्वालियर रियासत में 1905 में वाष्प से बिजली बनाने का काम शुरू हुआ था। ठीक है, और कितनी बिजली उसने उत्पादित की थी? 240 किलोवाट। चलो, मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर जो कहाँ है दोस्तों? खंडवा में है। यहाँ पर 600 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट, तैरता हुआ जो है सोलर प्लांट हमारे कहाँ पर है? खंडवा में। खंडवा ओमकारेश्वर में कितना मेगावाट इसकी क्षमता है? 600 मेगावाट। ठीक है, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। ये बात भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। अगर मैं विंध्याचल राज्य की बात करूं, विंध्याचल जो है यह राज्य का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। तो राज्य का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ मिलेगा दोस्तों? विंध्याचल सिंगरौली में। ठीक है, इंपोर्टेंट है, राज्य का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? सिंगरौली। अब इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? कोयले की। और कोयला सर्वाधिक कहाँ है? सिंगरौली में। हमारे यहाँ पर जो मोटी मोटी परतें हैं कोयले की, वो सिंगरौली में आपको मिलेगी, विंध्याचल क्षेत्र में। बिजली बोर्ड की अगर बात करोगे तो बिजली बोर्ड जबलपुर में है और इसे शक्ति भवन के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता है। चलो अब थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा इस बात पर, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछता है, रैंक पूछ सकता है कि पवन ऊर्जा में मध्य प्रदेश का स्थान बताओ, सौर ऊर्जा में मध्य प्रदेश का स्थान बताओ। ये रैंक आप अच्छे से दोस्तों याद रखना। यहाँ पर एक बार देख लीजिए, वर्ष 2024 में प्रदेश की कुल विद्युत क्षमता कितनी कितनी दोस्तों? कुल विद्युत क्षमता यहाँ पर 28774 मेगावाट, 28,774 जो है हमारी क्या है? कुल विद्युत क्षमता है। ठीक है। अब नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में यदि मध्य प्रदेश का स्थान देखोगे तो हम नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। पवन ऊर्जा में अगर स्पेशली नवीकरणीय ऊर्जा को हम बांटेंगे तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और लघुपन ऊर्जा, है ना। टोटल अगर देखा जाए तो 8वां स्थान। और इसमें भी यदि हम पवन ऊर्जा में मध्य प्रदेश का स्थान देखेंगे तो वहां पर भी मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है दोस्तों? 8वां है। ठीक है। फिर सौर ऊर्जा में जो है हमारा स्थान 4था है। और यदि लघुपन बिजली की मैं बात करूंगा तो इसमें भी हमारा स्थान कौन सा है? 4था है। ठीक है। और बायोमास ऊर्जा में हमारा स्थान है कौन सा? दूसरा स्थान है। यदि वर्ष 2024 में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता की बात करोगे तो 2267 किलोवाट यहाँ पर प्रति व्यक्ति बिजली की उत्पादकता है। अब थोड़ा सा समझना दोस्तों, ये है नवीकरणीय ऊर्जा। और नवीकरणीय ऊर्जा में आता है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और लघुपन ऊर्जा। आप जानते हो नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा जो क्या है दोस्तों? पूर्णतः प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, फिर से नया कर सकते हैं, जो हमें हार्म नहीं पहुंचाती है ना, हमारे पर्यावरण को या वातावरण को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचती है इस ऊर्जा से। और इसी को सरकार क्या देती है? बढ़ावा भी दे रही है। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पर समझना, आप पवन ऊर्जा तो जानते हो, आप सौर ऊर्जा भी जानते हो। बायोमास ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? समझना, यह हमारी सबसे प्राचीनतम ऊर्जा है। मानव की सबसे प्राचीनतम ऊर्जा यदि कोई सी है तो वो हमारी कौन सी? बायोमास ऊर्जा। वैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये तो है ही सही, बायोमास ऊर्जा को आप समझना कैसे? क्योंकि प्राचीन समय में जो वनस्पतियां है और लकड़ियां है, इन्हीं का प्रयोग करके जो है व्यक्ति क्या है? अपना जीवन यापन कर रहा था। तो बायोमास ऊर्जा में वही सारी चीजें आती है, जैसे हमारी लकड़ियां हुई,
है ना, वनस्पति हुई, ये जो हमारे इससे जो मिलने वाले अपशिष्ट है, उन्हीं से हम किसका निर्माण करते हैं, बायोमास ऊर्जा से हम विद्युत का निर्माण करते हैं। वही हमारी कौन सी ऊर्जा कहलाती है, बायोमास ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा, वनस्पति और जो अपशिष्ट है लकड़ियों के, इनसे हम इसको निर्मित करते हैं। लघुपन बिजली क्या होती है, देखो थोड़ा सा ये भी समझना। लघुपन बिजली आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा। तो लघुपन बिजली क्या करती है दोस्तों, ये जो छोटे संयंत्र रहते हैं, जैसे कुछ छोटे छोटे स्थान है, छोटे स्थानों पर जो बिजली के संयंत्र रहते हैं, इन बिजली के संयंत्रों को बिजली की आपूर्ति करने का काम करते हैं लघुपन बिजली। लगभग 25 मेगावाट तक की या 25 मेगावाट तक की जो बिजली क्षमता है, ये इतनी इसकी क्षमताएं रहती है। और ये छोटे छोटे स्थान या स्थानीय स्तर पर यदि आपको बिजली की आवश्यकता पड़ रही है, बिजली के जो संयंत्र है यदि उनको आवश्यकता लग रही है, तो ये उसकी पूर्ति करती है। कौन, लघुपन बिजली। ये भी याद रखना, छोटे पैमाने पर जो है यह बिजली जो है निर्मित की जाती है। ठीक है, और इसमें मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इस बात को याद रखिएगा। चलो, ये बात आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश में ऊर्जा। अब मध्य प्रदेश में ऊर्जा हमने देखी दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। हम मध्य प्रदेश में जब ऊर्जा को पढ़ेंगे तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक नवीकरणीय ऊर्जा, दूसरा अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर करती है। मैं आपको बता चुका हूँ ये किस पर निर्भर करती है, प्रकृति। जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, जैसे हवा है, जैसे सोलर एनर्जी है ना, बायोमास ऊर्जा, ये सारी जो हमारी ऊर्जाएं हैं, ये कौन सी है, नवीकरणीय ऊर्जा। ये प्रकृति को या वातावरण को किसी प्रकार से दूषित नहीं करती है। सरकार भी ऐसी ऊर्जा को बढ़ाने में क्या कर रही है, सहायता कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा बढ़े और अनवीकरणीय ऊर्जा पर जो हमारी निर्भरता है वो धीरे धीरे कम हो। क्योंकि अनवीकरणीय ऊर्जा जो है यह हमें कोयला हुआ, यह जो है हमें ऐसे संसाधनों से प्राप्त होती है जिनके सीमित भंडारण है। और यह ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती है जो समय के साथ खत्म हो जाएगी, और इसके जो संसाधन है वो सीमित है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारी निर्भरता इस पर कम हो, हमारी निर्भरता नवीकरणीय ऊर्जा पर ज्यादा रहे, ताकि हम इसे भी लंबे समय तक चला पाए। अब नवीकरणीय ऊर्जा जो है इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। ऐसी ऊर्जा जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती तथा जिसे लगातार नवीनीकृत किया जा सकता है, इसे हम लगातार नया बना सकते हैं। यह प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है, यह प्रकृति पर क्या करती है, निर्भर करती है, जो प्रकृति के स्रोत हैं उन पर। और इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार, जल और बायोमास के विभिन्न प्रकार शामिल किए जाते हैं। ठीक है, यह पर्यावरण के अनुकूल होती है, ये बात भी आप याद रखना। अप्रैल 2024 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है दोस्तों, 5638 मेगावाट। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, आपने बुक में देखा होगा तो हमने ये वाला डेटा जो है बताया है। ठीक है, कि दिसंबर 2023 तक कितनी मेगावाट क्षमता हो गई है, 5462। ठीक है, यदि आप अप्रैल 2024 तक का डेटा देखोगे जो संभावित है, तो यहाँ पर कितनी क्षमता हो गई हमारी, 5638 मेगावाट। ये बात याद रखना कि 5638 मेगावाट अप्रैल 2024 तक है, और दिसंबर 2023 तक जो है हमारी नवीकरणीय ऊर्जा वो कितनी है, 5462.09 मेगावाट। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको एक अच्छे से चार्ट बनाया है, आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर इसके आगे मैंने जो बताया है ये वाला, इसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, तो आपकी सारी चीजें यहाँ पर क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देख लेते हैं संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा। संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के मामले में मध्य प्रदेश देश के 8वें स्थान पर है। ठीक है, देश में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है दोस्तों, 8वें स्थान पर है संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति के मामले में। यदि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री को अगर आप यहाँ याद रखोगे तो उनका नाम है श्री राकेश शुक्ला। ठीक है, ये नाम भी याद रखना। राज्य की कुल ऊर्जा क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का अंश बढ़कर लगभग 20% हो गया है, इतना इंपोर्टेंट नहीं है। वर्ष 2030 तक 20,000 मेगावाट करने का इसका लक्ष्य है, इसका नवीकरणीय ऊर्जा को प्राप्त करने का। ठीक है, 2030 तक कितना, 20,000 मेगावाट। मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा नीति आई थी दोस्तों 2022 में, ये डेट याद रखना। ठीक है, कि मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा नीति कब आई, 2022 में। ठीक है, चलो अब देखो, हमने ये जो है बिंदु देखे थे नवीकरणीय ऊर्जा में। अब नवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन से मेन पॉइंट है वो हम देखेंगे। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, वो बायोडीजल ऊर्जा, सारी जो है हमारी नवीकरणीय ऊर्जा है।
वन बाय वन इनको अच्छे से कंप्लीट करेंगे और हमारा नवीकरणीय ऊर्जा वाला ये टॉपिक भी अच्छे से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा में हम पहुंचे इससे पहले आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। उनका ये कहना है कि यह जो क्षमताएं दी है जो दिसंबर 2023 तक है, ये अपडेट नहीं है। उनका ये मानना है कि यह जो डेटा है, यहाँ पर आप मध्य प्रदेश का जो ये डेटा देख रहे हो, ये लगता है उनको कि ये वाला जो डेटा है ये क्या है, ये है कंप्लीट। थोड़ा सा समझना, आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2023-24 वाला, उसमें यह जो एनर्जी के लिए ये वाला जो डेटा दिया हुआ है ये प्राप्त है। ये हमने क्या कर चुके हैं हम दोस्तों, इसको प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्राप्त किया हुआ जो है हमारी ऊर्जा क्षमता है, और यह जो है दोस्तों ये संभावित ऊर्जा है। ठीक है, तो यदि प्रश्न में आपसे ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश की जून 2024 तक संभावित ऊर्जा कौन सी है, तो यहाँ पर ये बनेगा। ये वाले जो है सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, सारे डेटा इसका याद रखना पड़ेगा। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में प्राप्त ऊर्जा कितनी है, तो आपको यहाँ पर सौर ऊर्जा के लिए इतनी, पवन ऊर्जा के लिए इतनी, और लघु जल विद्युत के लिए इतनी ऊर्जा। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा। आप सबको कंफ्यूजन हो रहा था, इसीलिए ये स्लाइड यहाँ पर फिर से जोड़ दी गई है। ये पहले क्लास या सॉरी दूसरी क्लास का यह टॉपिक था जिसमें हमने नवीकरणीय ऊर्जा में कंपेयर किया था भारत और मध्य प्रदेश की ऊर्जा का, लेकिन यहाँ पर फिर से ऐड कर दिया है ताकि आपको एक बार फिर से मैं बता पाऊँ कि आप ऊर्जा को लेके इस प्रकार परेशान ना हो। देखो, दोनों डेटा मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं, इसका एक बार तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं भारत और मध्य प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा का। ठीक है, फिर हमारी कहानी आगे बढ़ाएंगे। देखो, ये 30 अप्रैल 2024 तक का डेटा है। पहली बात आप ये याद रखो, कहाँ तक, 30 अप्रैल 2024 तक का। कुल क्षमता इसकी गीगावाट में है 190.57। मैं अप्रैल 2024 तक का बता रहा हूँ, ये है ना, भारत के संदर्भ में। पवन ऊर्जा कितनी है, 46.16 गीगावाट। सौर ऊर्जा कितनी है, 82.64 गीगावाट। बायोमास ऊर्जा कितनी है, 10.95 गीगावाट। ठीक है, तो ये भारत के संदर्भ में है। अब मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूंगा दिसंबर 2023 तक। इतनी हमने प्राप्त कर ली है ऊर्जा। अब वो प्राप्त की हुई ऊर्जा कितनी है, तो यहाँ पर कुल क्षमता है हमारी 5462.09 मेगावाट। ठीक है, ये कब तक हमने प्राप्त कर ली है, दिसंबर 2023 तक। पवन ऊर्जा क्षमता हमारी या विंड एनर्जी कैपेसिटी कितनी है, 2870.35 मेगावाट। सौर ऊर्जा की अगर मैं बात करूंगा तो 2587.57 मेगावाट। बायोमास ऊर्जा की अगर मैं बात करूं तो 106.53 मेगावाट। और लघु जल विद्युत ऊर्जा की अगर मैं बात करूंगा तो 123.9391 मेगावाट। तो ये हमारी जो प्राप्त ऊर्जा है मध्य प्रदेश की वो है। और अब मैं जो बताऊंगा दोस्तों जून 2024 तक, तो यह जो है हमारी संभावित ऊर्जा है। हमारी संभावित ऊर्जा को भी हम याद रखेंगे, यदि प्रश्न इस प्रकार से भी बनता है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी संभावित ऊर्जा यहाँ पर कितनी है जून 2024 तक, तो भारत के संदर्भ में यदि सौर ऊर्जा को देखोगे तो यहाँ पर कितना है दोस्तों, 7,48,990 मेगावाट। अगर पवन ऊर्जा की बात करोगे तो 6,95,509 मेगावाट। और यदि लघुपन बिजली की बात करोगे तो 21,134 मेगावाट। और यदि बायोमास ऊर्जा की बात करोगे तो 42,312 मेगावाट। ये डेटा आप याद रखिएगा जून 2024 तक का है। ठीक है, संभावित ऊर्जा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में सीधे सीधे ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, चलो यदि आप मध्य प्रदेश की ऊर्जा को यहाँ पर देखोगे तो सौर ऊर्जा मध्य प्रदेश की 61,66,0 मेगावाट है, मतलब 61,660 मेगावाट। ये हमारी सौर ऊर्जा है जून 2024 तक। ठीक है, यहाँ पर पवन ऊर्जा देखोगे दोस्तों तो 15,404 मेगावाट हमारी पवन ऊर्जा है। लघुपन बिजली की अगर बात करोगे तो 820 यहाँ पर हमारी जो मेगावाट, इतनी हमारी लघुपन बिजली की जो है क्षमता है। और बायोमास ऊर्जा की अगर बात करोगे तो 1386 मेगावाट हमारी यहाँ पर विद्युत क्षमता है। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये हमारी जून 2024 तक संभावित ऊर्जा है और यह जो है हमारी प्राप्त ऊर्जा है दिसंबर 2023 तक। अब आपके सामने जिस प्रकार से प्रश्न आए आप उस हिसाब से इसको याद करके सही आंसर तक पहुंच जाना। ठीक है, कंफ्यूजन अब मुझे लगता है आपका यहाँ पर सारा क्लियर हुआ होगा। चलो अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों सौर ऊर्जा की, क्योंकि सौर ऊर्जा की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम नवीकरणीय ऊर्जा में 5 बिंदुओं को देखेंगे, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोगैस तथा बायोडीजल। ये 5 बिंदु अच्छे से कंप्लीट करेंगे तो हमारा पूरा नवीकरणीय ऊर्जा यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी।
अब हम आ जाते हैं हमारी सौर ऊर्जा में या सोलर एनर्जी में। ठीक है, तो देखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो करंट से संबंधित है और कुछ ट्रेडिशनल चीजें जो आपको पता है, लेकिन मैं एक बार फिर आपको यहाँ पर उससे अवगत करवा देता हूँ। ठीक है, चलो समझते हैं आज की ये अब हमारी क्लास जो है हम फास्ट फास्ट देख लेते हैं, सारे फैक्ट फैक्ट वाले जो है क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं। देखो हाल ही में 300 मेगावाट क्षमता की सोलर पार्क परियोजना को स्वीकृति धार एवं सागर जिले के लिए प्रदान की गई है। तो यहाँ पर कितने 300 मेगावाट की सोलर पार्क परियोजना जो है कहाँ पर, धार एवं सागर जिले के लिए क्या की गई है, स्वीकृत की गई है। याद रखिएगा। ओमकारेश्वर में प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी 600 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित की जा रही है। आपको पता है कहाँ पर, ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर कहाँ है दोस्तों, खंडवा में। ठीक है, कभी यहाँ ओमकारेश्वर नहीं भी आया तो खंडवा याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नर्मदा नदी पर, कहाँ पर दोस्तों, खंडवा ओमकारेश्वर में जो नर्मदा नदी है, यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी 600 मेगावाट की क्षमता वाली फ्लोटिंग सोलर परियोजना, तैरने वाली यह सोलर परियोजना रहेगी। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर विकसित की जा रही है। ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट 30 अक्टूबर 2024 से प्रथम चरण में 278 मेगावाट की पूर्ण क्षमता से विद्युत उत्पादन करना इसने प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतने मेगावाट क्षमता जो है अब इसने क्या है, विकसित करना शुरू कर दिया है। ये बात याद रखना। दिसंबर 2023 तक मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2587.57 मेगावाट हो गई है। ठीक है, ये हमने देख लिया है। प्रदेश में सौर ऊर्जा में विद्युत बनाने की शुरुआत इंदौर से की गई है। तो सौर ऊर्जा से विद्युत बनाने की जो है यह प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हुई है, तो यह हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से हुई है। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे दोस्तों, मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा नीति इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा नीति जो है कब आई थी, 2012 में। डेट याद रखिएगा, 2012 जो है इसका ईयर है, ये याद रखिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट है। चलो, राज्य में सौर ऊर्जा क्षमता में 52% की वृद्धि हुई, इंपोर्टेंट नहीं है। वर्तमान में 1000 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क संचालित है और 1788 मेगावाट के सौर पार्क जल्द ही प्रारंभ किए जाएंगे। ये न्यूज का जो है पूरा डेटा, आप परेशान मत होइएगा इसको लेकर। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में मध्य प्रदेश जो है राजस्थान, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के बाद कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर। हमारा मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है, किसके बाद, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। इनके बाद जो है हमारा मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है सौर ऊर्जा क्षमता में, चौथे स्थान पर। ये याद रखना, आगे हमने बात कर ली थी इस पर। मध्य प्रदेश में कुल सौर क्षमता कितनी है दोस्तों, 61,660 मेगावाट। हमने देख लिया है 61,660 मेगावाट हमारी क्या है यहाँ पर कुल सौर क्षमता है। ठीक है, जो देश के 8.2% क्षमता मध्य प्रदेश में संभावित है। ठीक है, इसके साथ ही देश के 8.2% क्षमता मध्य प्रदेश में संभावित है। इतना हमारा मध्य प्रदेश जो है सोलर ऊर्जा का क्या है यहाँ पर उत्पादन कर रहा है। ठीक है, वर्तमान में राज्य कुल सौर ऊर्जा क्षमता का 4.88% उपयोग कर रहा है। और हम कितना उपयोग करते हैं सौर ऊर्जा का, 4.88%। चलो ये बात याद रखना। आगे, प्रथम सोलर आधारित टेलीकॉम एक्सचेंज कहाँ पर है दोस्तों, शिवपुरी में। सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, ताकि एक बार आप इनको देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। यदि आपको वैसे तो इसमें सारी चीजें पता है, सारी बात आप अच्छे से जानते हो, लेकिन जल्दी जल्दी आपका एक बार रिवीजन हो जाए। आपने बुक तो पढ़ी होगी हमारी, लेकिन एक बार यहाँ पर फिर से आपकी नजरों के सामने सारे फैक्ट निकल जाएंगे, तो आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से याद रह पाएगी। ठीक है, चलो आगे। प्रथम सौर ऊर्जा आधारित गांव कस्तूरबा गांव, इंदौर। ठीक है, प्रथम सौर ऊर्जा पार्क राजगढ़ में है, और राजगढ़ में भी कहां पर दोस्तों, गणेशपुरा में। पूर्णतः सौर रसोई वाला देश का पहला गांव बांचा है, और बांचा कहाँ है, बैतूल में स्थित है। राज्य में सबसे बड़ा गर्म पानी करने वाला सौर संयंत्र जो है यह सांची डेयरी भोपाल में स्थित है। ठीक है, भोपाल में सौर ऊर्जा आधारित कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की गई है, और राज्य सरकार द्वारा सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए विनोबा भावे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब विनोबा भावे पुरस्कार का संबंध किससे है दोस्तों, तो यहाँ पर याद रखना, सोलर पंप मतलब सोलर एनर्जी से है, ऊर्जा से है। याद रखना, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इस पुरस्कार को देख लीजिएगा एक बार, है ना। मध्य प्रदेश के भगवानपुरा
जो कहाँ स्थित है दोस्तों, नीमच में स्थित है। यहाँ पर वेल स्पन और सौर परियोजना, वेल स्पन क्या है दोस्तों, एक कंपनी है, ये विद्युत निर्माण करने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है, ग्रुप है एक, जो क्या करता है, सौर परियोजनाओं को संचालित करता है। तो यहाँ पर इसके द्वारा जो है 15 मेगावाट, यहाँ पर 15 मेगावाट नहीं है, इसको चेंज कर लीजिएगा, बुक में भी 15 मेगावाट ही है, ये शुद्धि है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, 151 मेगावाट, 151 मेगावाट, ये याद रखना। और यहाँ पर इतनी क्षमता जो है यहाँ पर स्थापित की जाएगी, ठीक है, कहाँ पर, नीमच के भगवानपुरा में। कब दोस्तों, 26 फरवरी 2014 को जो है इसे स्थापित किया गया था, ठीक है, याद रखना। चलो आगे, मध्य प्रदेश का प्रथम अभ्रक आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, इटारसी। इटारसी कहाँ मिलेगा, नर्मदापुरम में। राज्य में मंदसौर सोलर पार्क 250 मेगावाट क्षमता तथा रीवा सोलर पार्क 750 मेगावाट की क्षमता स्थापित यहाँ पर की जाएगी, ठीक है, की जा रही है, ठीक है। मंदसौर सोलर पार्क में कितनी, 250 मेगावाट, और रीवा सोलर पार्क में कितनी दोस्तों, 750 मेगावाट की क्षमता स्थापित की जा रही है, ठीक है। ये सौर ऊर्जा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। चलो आगे और देख लेते हैं। अब कुछ सोलर प्लांट है, इनको एक बार देख लीजिए, सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि यहाँ इसकी क्षमता कितनी है और ये कहाँ स्थित है, ठीक है। ये देख लो एक बार अच्छे से, रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट, ठीक है, यह प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। कौन सा, रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट। इसकी क्षमता कितनी दोस्तों, 750 मेगावाट, और ये स्थित कहाँ है, रीवा, रीवा के गुड़ में यहाँ पर ये स्थित है, याद रखना, रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट। उद्घाटन अगर आप देखोगे तो 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है इसका उद्घाटन हुआ था 2020 में, और इसकी लागत कितनी है, 4500 करोड़, 4500 करोड़ की लागत में इसे निर्मित किया गया है। और इसके द्वारा दिल्ली मेट्रो को 24% विद्युत प्रदान की जा रही है। दिल्ली मेट्रो को 24% जो है हम विद्युत दे रहे हैं, किसके माध्यम से, रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट के माध्यम से। और रीवा मेगा पार्क को विश्व बैंक के प्रेसिडेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ बिंदु दिए हैं दोस्तों जो इस बॉक्स में, एक बार इनको भी अच्छे से यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, मुरैना में देश का पहला सौर ऊर्जा स्टोर करने वाला संयंत्र स्थापित किया जाएगा, कहां पर, मुरैना में। मुरैना में जो है देश का पहला सौर ऊर्जा स्टोर करने वाला संयंत्र निर्मित किया जाएगा, याद रख लेना, ये बिंदु इंपोर्टेंट है। दूसरा, चर्चा का एक बिंदु है, चर्चा का एक विषय है, इस विषय को भी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। देश का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट मंदसौर के सुवासरा में 250 मेगावाट की क्षमता से स्थापित किया जाएगा, ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। ये करंट का बिंदु है, करंट अफेयर्स से संबंधित है, इसको भी यहाँ पर समझ लीजिएगा। चलो आगे और थोड़े फैक्ट हैं, इनको भी अच्छे से कवर कर लेते हैं। 14 जनवरी 2023 को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन REC द्वारा 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, ठीक है, और यहाँ पर इसके लिए हस्ताक्षर हो चुके हैं, ये बात याद रखना। रीवा अल्ट्रा सोलर लिमिटेड को मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर सौर पार्क विकसित करने हेतु नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर पार्क डेवलपर नामांकित किया गया है, ठीक है, ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। रीवा अल्ट्रा सोलर लिमिटेड का गठन वर्ष 2015 में, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, इसका गठन भी हो चुका है दोस्तों 2015 में, और यह मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट विश्व में सबसे सस्ती दर पर व्यावसायिक ऊर्जा उत्पादन करने वाला प्लांट है, और यह 230 पैसे प्रति यूनिट बिजली उत्पादन सिर्फ 25 साल के लिए उपलब्ध करवाएगा। सॉरी, टोटल कितने साल के लिए, 25 साल के लिए यह इसे उपलब्ध करवाएगा, बहुत सस्ती दर पर जो है यह ऊर्जा प्रदान करेगा, ठीक है। चलो आगे, प्रस्तावित सोलर प्लांट इंपोर्टेंट है कुछ, देखो सबसे पहले बात करते हैं आगर सोलर प्लांट, यह 550 मेगावाट क्षमता के साथ जो है स्थापित किया जाएगा, ठीक है। शाहजहांपुर सोलर प्लांट 450 मेगावाट की क्षमता के साथ, नीमच सोलर प्लांट 500 मेगावाट की क्षमता के साथ जो है यहाँ पर ये भी स्थापित किया जाएगा। और मध्य प्रदेश की प्रथम सोलर सिटी है दोस्तों सांची, है ना, और कुल यहाँ पर कितनी क्षमता मेगावाट जो है यहाँ पर उत्पादित की जाती है ऊर्जा, 8 मेगावाट, ठीक है, याद रखना, मध्य प्रदेश की प्रथम सोलर सिटी कौन है दोस्तों, सांची। कुल मेगावाट क्षमता कितनी इसकी, 8 मेगावाट, है ना।
और सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से या सोलर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो चेतन सिंह सोलंकी जी को जाना जाता है। और ये कहाँ से संबंध है इनका, खरगोन से संबंध है। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पवन ऊर्जा की दोस्तों। पवन ऊर्जा भी इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको भी अच्छे से देख लेते हैं। देखो, दिसंबर 2023 तक मध्य प्रदेश में कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता यहाँ पर कितनी दोस्तों, 2870.35 मेगावाट। ठीक है, ये बिंदु हम देख चुके हैं। मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक योगदान है। यदि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में हम देखेंगे तो पवन ऊर्जा का सर्वाधिक योगदान है, हम देख चुके हैं, ये बात हमें पता है। ठीक है, वर्तमान में प्रदेश उपलब्ध पवन ऊर्जा क्षमता का 18.18% उपयोग कर रहा है। ठीक है, आगे मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा की संभावित क्षमता 15,404 मेगावाट है, जो देश में मध्य प्रदेश को 8वां स्थान दिलाती है। ठीक है, ये बात भी याद रखना, हमने देख ली है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है दोस्तों, मामटखेड़ा में। और मामटखेड़ा मिलेगा हमें रतलाम। ठीक है, रतलाम में हमें मिलेगा मामटखेड़ा, और यहाँ पर सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है। पवन ऊर्जा नीति आई थी दोस्तों 2012 में, ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना। सर्वाधिक पवन चक्की वाला जिला कौन सा है, इंदौर। इंदौर में सर्वाधिक पवन चक्कियां है। देवास कई जगह देवास मिलेगा, इंदौर याद रखिएगा। वर्तमान में सर्वाधिक पवन चक्की जो है वो कहाँ है, इंदौर में है। सर्वप्रथम देवास जिले के जामगोदरानी में पहली बार पवन चक्की स्थापित की गई थी, और यह कब की गई थी दोस्तों, 1995 में। इसीलिए हम देवास को भी कंपेयर कर लेते हैं कि यहाँ पर सर्वाधिक पवन चक्कियां है। लेकिन पहली जो है कहाँ पर स्थापित की गई थी, देवास में। लेकिन सर्वाधिक कहाँ पर है, इंदौर में है। ये बिंदु आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अन्य पवन ऊर्जा क्षेत्र। तो नागदा कहाँ है, उज्जैन में, यह भी पवन ऊर्जा का क्षेत्र है। मामटखेड़ा रतलाम हम देख चुके हैं। कुकड़ू जो है यह बैतूल में है। मुहरिया यह शाजापुर में है। सेंधवा बड़वानी, और बरियाल पानी जो है यह बड़वानी में। तो ये कुछ पवन ऊर्जा के और क्या है, क्षेत्र है, जो एक बार आप यहाँ पर देख लीजिएगा। एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न भी बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बायोमास ऊर्जा की। बायोमास ऊर्जा जो है यह दिसंबर 2023 तक मध्य प्रदेश में कुल बायोमास ऊर्जा उत्पादन कितना हुआ है दोस्तों, 106.53 मेगावाट। ठीक है, मध्य प्रदेश में बायोमास ऊर्जा संभावित क्षमता 1386 मेगावाट है, ये भी देख लीजिएगा। और बायोमास ऊर्जा अपशिष्ट पदार्थ से प्राप्त की जाती है, जैसे कचरा, धान भूसी, गन्ना भूसी, सरसों के डंठल आदि। इनसे हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, बायोमास ऊर्जा। इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था क्या क्या है बायोमास ऊर्जा, क्या है नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सारी बातें हम वहां पर कर चुके हैं। भारत का पहला बायोमास गांव कौन सा है दोस्तों, कसाई गांव। और ये कसाई गांव कहाँ मिलेगा, बैतूल में मिलेगा। ये याद रखना, यह भारत का पहला बायोमास गांव है। ठीक है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ मिलेगा दोस्तों, खंडवा में मिलेगा। और यह 24 करोड़ की लागत से वाटोमो एनर्जी लिमिटेड और डीजल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम से लगाए गए। आपको केवल इतना याद रखना है कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। ठीक है, इंपोर्टेंट बिंदु है, ये बात भी याद रखिएगा। रीवा में रिलायंस द्वारा 3 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। यह गेहूं धान की नरवाई से कंप्रेस बायोगैस का निर्माण करेगा। ठीक है, देखो रीवा में रिलायंस द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, रिलायंस द्वारा कितने, 3 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। अब ये करेगा क्या, तो यह गेहूं और धान की जो नरवाई है इनको कंप्रेस करके बायोगैस का निर्माण करेगा। इंपॉर्टेंट है, ये बात भी याद रखना। अब ये क्या क्या है, देखो धान परेली भूसी आधारित संयंत्र जादूखेड़ा धार में है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ है ये संयंत्र, तो धान परेली या भूसी आधारित संयंत्र आपको कहाँ मिलेगा, जादूखेड़ा धार में मिलेगा। ठीक है, और गन्ना खोई आधारित संयंत्र यह ग्वालियर एवं खंडवा में मिलेगा, और खंडवा के कटवा गांव में। ठीक है, फिर सरसों डंठल आधारित संयंत्र कहाँ मिलेगा दोस्तों, मुरैना में मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु है, ये आपको यहाँ पर अच्छे से देख लेना है। ठीक है, बायोगैस की अगर बात करें तो यह पशुओं के अपशिष्ट से निर्मित की जाती है बायोगैस। ठीक है, और भदभदा पशुपालन केंद्र तथा बेरसिया पशुपालन केंद्र कहाँ है दोस्तों, भोपाल में अवस्थित है। दोनों याद रखना, ये बायोगैस के लिए जाने जाते हैं संयंत्र। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा बायोमिथेनाइजेशन प्लांट कहाँ मिलेगा, देवगुराड़िया। और देवगुराड़िया कहाँ है दोस्तों, जस्ट पास में ही है, इंदौर में है। ठीक है, चलो ये याद रखना। बायोडीजल की अगर मैं बात करूं तो जेट्रोफा
जेट्रोफा की सहायता से हम क्या बायोडीजल जो है प्राप्त करते हैं दोस्तों, और ये कहाँ है, बांसगढ़ी मंडला में। ठीक है, तो जेट्रोफा की सहायता से बांसगढ़ी मंडला में बायोडीजल निर्मित संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा दोस्तों। हमने अभी पूरा यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा को देख लिया है। अब हम एक बार पूरा जो है अनवीकरणीय ऊर्जा को देख लेते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा में हमारी तापीय ऊर्जा आ जाएगी और हमारी परमाणु ऊर्जा आ जाएगी। तो यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ताप विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं। तो ऐसी ऊर्जा जो कोयले की सहायता से निर्मित की जाती है ताप विद्युत ऊर्जा कहलाती है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है। तो ये याद रखना कि राज्य का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, जो कहाँ स्थित है दोस्तों, सिंगरौली जिले में स्थित है ना। और यहाँ पर सबसे पहले 1953 में चांदनी ताप विद्युत केंद्र नेपा नगर बुरहानपुर में स्थापित किया गया था। देखो, सबसे बड़ा और सबसे पहले, ये दोनों फैक्ट याद रखना। यह सबसे बड़ा है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, जो कहाँ है, सिंगरौली में है ना। और जो सबसे पहले जो है 1953 में चांदनी ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था, ये कहाँ पर स्थापित किया गया था दोस्तों, नेपा नगर में। और नेपा नगर कहाँ है, बुरहानपुर में। तो ये फैक्ट थोड़ा सा अलग है, दोनों को उस हिसाब से आप याद कीजिएगा। चलो, चांदनी ताप विद्युत केंद्र की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। कहाँ पर, नेपा नगर बुरहानपुर में। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा तथा सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र है। कौन सा, चांदनी ताप विद्युत केंद्र। प्रारंभ में 17 मेगावाट इसकी क्षमता थी तथा वर्तमान में 117 मेगावाट इसकी क्षमता है। और यह बुरहानपुर में स्थित नेपा नगर कागज मिल को विद्युत प्रदान करता है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बात करते हैं जबलपुर ताप विद्युत केंद्र। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी दोस्तों। कहाँ पर है ये, जबलपुर में। और जल का स्रोत क्या रहेगा, नर्मदा की सहायक बरगी नदी। बरगी नदी जो है, इस पर जो है यह स्थित है। कौन सा बांध, अवंतीबाई बांध। देखो, इसका जल का स्रोत क्या है दोस्तों, नर्मदा की सहायक बरगी नदी जो है उस पर स्थित अवंतीबाई बांध। तो जो अवंतीबाई बांध है, यह जो है यहाँ पर इसका क्या है, जल का स्रोत है। और इस अवंतीबाई बांध जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये बरगी नदी पर स्थित है। ये फैक्ट भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलो, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। और इसका स्थान है बेड़न। बेड़न कहाँ है दोस्तों, सिंगरौली में। और निर्मित किया गया था यह रूस की सहायता से। इंपोर्टेंट है, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र को किसकी सहायता से निर्मित किया गया है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो इसको रूस की सहायता से निर्मित किया गया है। ठीक है, क्षमता कितनी है दोस्तों, 4760 मेगावाट। ठीक है, संचालित किसके द्वारा है, तो ये एनटीपीसी के द्वारा संचालित है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा यह संचालित है। और यह भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। बात करते हैं दोस्तों एनटीपीसी की। तो एनटीपीसी भारत में सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन करने वाली एक कंपनी है, ये बात आप जानते हो दोस्तों। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। 1975 में इसकी स्थापना हुई। यदि हेडक्वार्टर देखोगे ये स्थित कहाँ पर है, तो यह न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये भारत में सबसे ज्यादा अगर विद्युत का निर्माण करने वाली कोई कंपनी है, सबसे ज्यादा उत्पादन करती है विद्युत का, तो वो एनटीपीसी है। ठीक है, याद रखिएगा ये फैक्ट। और यहाँ पर इसी प्रकार हम विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र को भी कंप्लीट कर चुके हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं झाबुआ ताप विद्युत केंद्र। तो देखो, लिखा है झाबुआ लेकिन स्थान है शिवनी। ये बात, पहली बात तो आप ये याद रखिएगा, बाकी तो आप रट ही लोगे, आपको पता ही होगा। तो झाबुआ ताप विद्युत केंद्र मिलेगा था कहाँ दोस्तों, शिवनी में, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यह स्थापना हुई थी 2016 में। और इसकी क्षमता है 600 मेगावाट। ठीक है, और भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड या भेल द्वारा इसे निर्मित किया गया था। ये बात अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, इसका स्थान है दोस्तों वीर सिंहपुर। और वीर सिंहपुर कहाँ मिलेगा, उमरिया में। और इसकी क्षमता है 1340 मेगावाट। और जल का स्रोत है जोहिला घाटी। ठीक है, बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र की अगर बात करें तो स्थान है छतरपुर। और जल का स्रोत है दोस्तों केन नदी और श्यामरी नदी। ठीक है, तो बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र को ये दो नदियां क्या है, यहाँ पर जल प्रदान करेगी। और इसकी क्षमता है 2640 मेगावाट। इस ताप विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति छत्तीसगढ़ के कोरबा और दुर्ग से की जाती है। ठीक है, ये भी बात आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। चलो आगे बात करते हैं संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। और स्थान कौन सा है, डोंगलिया। डोंगलिया कहाँ पर स्थित है, खंडवा में। और इसकी क्षमता है 2520 मेगावाट।
जल का स्रोत आपको मिलेगा यहाँ पर इंदिरा सागर बांध, ये बात भी अच्छे से याद रखिएगा। दादा धुनी वाले ताप विद्युत केंद्र जो है इसका उपनाम है मालवा ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, तो दादा धुनी वाले ताप विद्युत केंद्र का उपनाम भी याद रखिए। कभी एग्जाम में उपनाम से आ गया तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या है इसका उपनाम? मालवा ताप विद्युत केंद्र। स्थान कहाँ है दोस्तों? गोराडिया, और गोराडिया कहाँ पर है? खंडवा में। देव गोराडिया याद मत रख लेना, वो कहाँ पर है दोस्तों? इंदौर में। और गोराडिया कहाँ है? ये खंडवा। क्षमता कितनी है? 1600 मेगावाट, और ये मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर याद रखना, संयुक्त परियोजनाओं से भी प्रश्न बनते हैं। चलो, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की अगर मैं बात करूं तो स्थापना इसकी हुई थी दोस्तों सारणी बैतूल में। ठीक है, क्षमता है इसकी 1330 मेगावाट, और जल का स्रोत क्या है दोस्तों? तवा नदी। ठीक है, और इसकी प्रारंभिक इकाई जो है 1967-68 में स्थापित की गई थी, याद रखना। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना हुई थी 1965 में। यह अनूपपुर के चचाई नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, और इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों? 210 मेगावाट। ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रखिएगा। चलो आगे बात कर लेते हैं एमपीसीजीएल की, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। इसके अंतर्गत जो संचालित ताप विद्युत केंद्र है उनको एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं कितने हैं इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत 4 जो है यहाँ पर, 3 और ये 4 विद्युत केंद्र जो है इसके अंतर्गत शामिल है। पहला है अमरकंटक एक्सटेंशन ताप विद्युत केंद्र। स्थान क्या है दोस्तों? चचाई अमरकंटक अनूपपुर। ठीक है, और इसकी क्षमता है 210 मेगावाट। फिर सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, स्थान कहाँ है दोस्तों? सारणी बैतूल, और यह 1330 मेगावाट की क्षमता रखता है, और इसकी सभी यूनिट को मिलाकर हम इसकी क्षमता देखते हैं तो हमें 1330 मेगावाट इसकी क्षमता प्राप्त होती है। तो ये 2 तो हमारे हो गए किसके? एमपीसीजीएल के अंतर्गत संचालित ताप विद्युत केंद्र, और 2 ये है दोस्तों जिसमें एक है संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र जो बीरसिंहपुर उमरिया में है, और इसकी सभी यूनिट को मिलाकर क्षमता है 1340 मेगावाट। इसी प्रकार संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र है जो डोंगलिया खंडवा में स्थित है, और 25-20 मेगावाट इसकी सभी यूनिट को मिलाकर क्षमता है। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर याद रखना। अब दोस्तों एनटीपीसी के द्वारा भी कुछ विद्युत केंद्र है जो संचालित किए जा रहे हैं, उनको भी हम यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इनका जो क्षेत्र देखना दोस्तों, स्थापना कब हुई थी और स्थान कौन सा है। तो विद्यांचल ताप विद्युत केंद्र की स्थापना हुई थी 1987 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सबसे बड़ा हमारा विद्यांचल ताप विद्युत केंद्र है। स्थापना हुई थी 1987 में, और सिंगरौली में जो है ये स्थित है, और इसकी क्षमता कितनी दोस्तों? 4760 मेगावाट। फिर गाडरवारा ताप विद्युत केंद्र जो है ये नरसिंहपुर में स्थित है, और ये 2019 में इसे स्थापित किया गया था। कहाँ पर? नरसिंहपुर में, और क्षमता कितनी दोस्तों इसकी? 1600 मेगावाट। इसी तरह खरगोन ताप विद्युत केंद्र की मैं बात करूंगा तो इस सेल्दा गांव खरगोन में स्थित है जो 1320 मेगावाट की क्षमता रखता है। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र कहाँ है दोस्तों? शिवनी में स्थित है, और कब इसे स्थापित किया गया था? 2016 में, और इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों? 600 मेगावाट। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर अच्छे से याद रखिएगा। चलो, अब मध्य प्रदेश में प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं एवं उनकी क्षमताएं, ये सीधे सीधे प्रश्न बना है। अभी तक एग्जाम में आपने देखा होगा कितनी दफा जो है इस टाइप के प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख जल विद्युत परियोजना है और उनकी क्षमताएं कितनी है ये भी हम यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं। देखो, इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना कितनी बार आई है कि इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों 23 अक्टूबर 1984 में। ठीक है, स्थान कौन सा है? पुनासा। पुनासा कहाँ मिलेगा? खंडवा में। क्षमता कितनी दोस्तों? 1000 मेगावाट, और जल स्रोत है इसका नर्मदा नदी। ये बात आपको पता है। इसी प्रकार गांधी सागर जल विद्युत परियोजना की अगर बात करें तो ये 1960 में शुरू की गई थी। स्थान है दोस्तों मंदसौर, और क्षमता है इसकी 115 मेगावाट। यदि आप इसका जल स्रोत देखोगे तो जल स्रोत मिलेगा आपको चंबल नदी। ठीक है, ये बात आपको पता थी, एक बार और आपने यहाँ पर देख लिया तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, पेंच जल विद्युत परियोजना कहाँ है दोस्तों? तोतला डोल। ठीक है, और शुरुआत हुई थी 1986, और स्थान इसका कहाँ है? नागपुर छिंदवाड़ा। 160 इसकी मेगावाट क्षमता है। जल स्रोत है इसका पेंच नदी। इसी प्रकार रानी अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1988 में, और स्थान है इसका बरगी। बरगी कहाँ मिलेगा दोस्तों? जबलपुर में, और क्षमता है इसकी 90 मेगावाट, और जल स्रोत है नर्मदा नदी। अब इसमें मैं क्या बताऊं आपको, सारे फैक्ट ही है। मेरा एकमात्र इंटेंशन यही है कि आपको मैं जल्दी जल्दी आपकी सारी जो है जितनी भी क्लासेस है एक बार आपकी नजरों के सामने से निकाल दूं। ठीक है, जब हम ये कंप्लीट हो जाएगा, जब हम मेंस पढ़ेंगे या आगे हमारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें हम इत्मीनान से सारी चीजें समझकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये पूरा फैक्चुअल है, इसको मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी आपकी सारी क्लास कंप्लीट हो जाए और आपका एक बार अच्छे से
रिवीजन हो जाए। ठीक है, अगला है दोस्तों टोंस टोंस जल विद्युत परियोजना। यह सिरमौर में है। सिरमौर कहाँ है दोस्तों? रीवा में, एक शहर है सिरमौर। तो यह नदी आप यह विद्युत परियोजना कहाँ मिलेगी दोस्तों? सिरमौर में। सिरमौर कहाँ है? रीवा में। इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में। ठीक है, क्षमता है दोस्तों 315 मेगावाट और जल स्रोत है इसका टोंस और बीहड़ नदी। इसी प्रकार सिलपरा जल विद्युत परियोजना जो है यहाँ भी आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों? रीवा में मिलेगा और शुरुआत हुई है इसकी 2002 में और क्षमता है इसकी 30 मेगावाट। ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रखना। फिर बात करते हैं देवलोन जल विद्युत परियोजना या बाण सागर परियोजना भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, शुरुआत कहाँ हुई दोस्तों? इसकी 2001 में शहडोल से। ठीक है, और क्षमता है इसकी 60 मेगावाट। ठीक है, इसी प्रकार आठवां है हमारा दोस्तों यहाँ पर चंबल विकास परियोजना, जिसकी क्षमता है 386 मेगावाट और यह मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और इसका जल स्रोत है चंबल नदी। थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर कुछ प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना की। तो कान जल विद्युत परियोजना कहाँ है दोस्तों प्रस्तावित? छिंदवाड़ा जिले में और इसकी क्षमता रहेगी दोस्तों 45 मतलब 90 मेगावाट जो है इसकी क्या रहेगी? क्षमता रहेगी 45 मेगावाट की इसकी 2 इकाई रहेगी और कुल मिलाकर इसकी क्षमता रहेगी 90 मेगावाट। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। फिर हम बात कर लेते हैं जिन्ना जल विद्युत परियोजना। इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। स्थान है इसका सतना और क्षमता है इसकी 20 मेगावाट और इसका जल स्रोत है दोस्तों क्योटी पूर्वा नहर। ठीक है, इसी प्रकार बीर सिंहपुर जल विद्युत परियोजना, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1991 में और इसका स्थान है उमरिया। क्षमता है 20 मेगावाट और जल स्रोत है जोहिला नदी। ये बात आप यहाँ पर अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों राजघाट जल विद्युत परियोजना। इसकी शुरुआत हुई है 1999 में। स्थान है अशोकनगर। क्षमता है 45 मेगावाट और जल स्रोत है इसका बेतवा नदी। यदि मणिखेड़ा जल विद्युत परियोजना की बात करेंगे तो यह 2008 में निर्मित की गई है और इसका स्थान शिवपुरी है। क्षमता 60 मेगावाट है और इसकी नदी जो है दोस्तों यहाँ पर इसकी नदी है सिंध नदी। ऑफिशियल चेक किया था, कई जगह बहुत सारा एरर है, लेकिन ये डेटा आप अच्छे से याद रखना, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। ऑफिशियल है दोस्तों, अच्छे से इसको फिर से जो है पढ़कर समझकर सारा डेटा यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलो आगे, ऊर्जा साक्षरता अभियान। ऊर्जा के लिए साक्षरता अभियान चलाया गया था जो कब शुरू हुआ था दोस्तों? 25 नवंबर 2021 को। ठीक है, उद्देश्य क्या है दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाएगा, अवेयर करेगा यह अभियान, जिसका प्रारंभ हुआ है 2021 में। ठीक है, इसी प्रकार कुछ परमाणु ऊर्जा से संबंधित केंद्र है जो प्रस्तावित है। चुटका परमाणु ऊर्जा केंद्र हम देख चुके हैं दोस्तों, मंडला में है और 1400 इसकी मेगावाट क्षमता है। इसी प्रकार भीमपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये याद रखना दोस्तों, भीमपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? शिवपुरी में है और इसकी क्षमता इससे डबल है। ठीक है, 1400 से इसकी क्षमता डबल है 2800 मेगावाट। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने आज अच्छे से पढ़ ली है। आज की हमारे इस क्लास में हम जो अधोसंरचना का एक पार्ट है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका नाम है ऊर्जा। ऊर्जा में हमने नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा दोनों बिंदुओं को बेहतर तरीके से समझ लिया है। अब हमारी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश में परिवहन, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऊर्जा से भी प्रश्न हमेशा बनता है, तो इसलिए हमने इत्मीनान से सारा उसका डेटा जो है अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में परिवहन हमेशा यहाँ से प्रश्न आता है, तो इसको भी हम बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे एक क्लास में। फिर हमारा जो रहेगा आगे के जो दो हमारे बिंदु रहेंगे उनको हम एक साथ कंप्लीट कर लेंगे और इस प्रकार हमारी मध्य प्रदेश की अधोसंरचना कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम मध्य प्रदेश में परिवहन देखेंगे और इसी प्रकार जो है हमारी यूनिट 6 को हम क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार दोस्तों हमसे जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।